CUET 2027। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैम CUET होता क्या है, और इसके बाद अगर CUET का एग्जाम है तो उसमें मैथ्स क्यों ले, CUET में मैथ्स का इंपॉर्टेंस क्या है। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो मैम आप मैथ्स के लिए क्यों बता रहे हो। सो आज हम बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में। वेलकम बैक टू दिस चैनल CUET अड्डा। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर नेहा, और आज के इस वीडियो में आपके CUET मैथमेटिक्स 2027 के रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है सारे के सारे क्लियर हो रहे होंगे। सबसे पहले तो बेटा CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को देने के बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो जैसे आपका 12th खत्म हो गया, आप इस टेस्ट को दे सकते हो, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाती हैं और आप जाके एडमिशन ले सकते हो। नाउ यहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट लेने होते हैं। सपोज आपको बीटेक करना है तो बीटेक करने के लिए आपको GAT लेना पड़ेगा, मैथ्स लेना पड़ेगा, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज लेना पड़ेगा। तो ऐसे ना हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आते हैं, उनमें से ही मेजर रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स को अगर आप चूज करते हो तो आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुद ब खुद ओपन हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो मैम जो CUET मैथ्स है उसमें क्या क्या आ रहा होगा। तो देखो CUET मैथ्स है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है कोर मैथ्स और एक होता है अप्लाइड मैथ्स। अब तुम्हारे स्कूल में कौन सा मैथ्स पढ़ाया जा रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। कोर मैथ्स में हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ स्कूल में कोर मैथ्स पढ़ाया जाता है, और PCM के बच्चों को भी मोस्टली कोर मैथ्स ही पढ़ाया जाता है। लेकिन जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं ना, या फिर कभी कभी ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी अप्लाइड मैथ्स का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है उनके क्लास 12th के स्कूल में। नाउ यहाँ पर अप्लाइड मैथ्स नाम से समझ में आ रहा है, हम मैथ्स के एप्लीकेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और कोर मैथ्स में हम बेसिक जो हमारा कोर मैथ्स होता है जिसमें प्रूफ्स होते हैं, थ्योरम्स होते हैं, इस पर फोकस कर रहे होते हैं। तो आज का जो सेशन होगा वो हमारा कोर मैथ्स के ऊपर बेस्ड होने वाला है। चलो सबसे पहले तो पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, ये एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। तो इस पेपर के पैटर्न में हमारे पास 3 सेक्शंस आ रहे होते हैं इस एग्जाम के अंदर। 3 सेक्शन में सेक्शन ए होता है जिसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 15 क्वेश्चन सबको करने हैं, चाहे आप कोर के हो, अप्लाइड के हो, नो मैटर व्हाट, आप किसी भी स्ट्रीम के, आपको ये करने ही करने अगर मैथ्स लिया है तो। फिर आ जाता है सेक्शन B1 जिसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक, और ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कोर मैथ्स के बच्चों को करने होते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास सेक्शन B2 जिसमें नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 से 85 तक हो रहा होता है जो कि अप्लाइड के बच्चों के लिए होता है। तो आप समझो कि तुम कोर मैथ्स के बच्चों, तो तुम्हें कौन कौन सा करना है, तुम करोगे सेक्शन A एंड सेक्शन B1, दैट्स इट। इसके अलावा तुम और कोई नहीं कर सकते। अगर तुम अप्लाइड की हो तो क्या करोगे, सेक्शन A और सेक्शन B2, तुम कोर को नहीं टच करोगे। समझ में आ गया? आई होप सभी को इतना बढ़िया तरीके से क्लियर है। कितने मार्क्स का होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पर हर करेक्ट आंसर के तुम्हें मिलते हैं +5 मार्क्स, लेकिन अगर तुमने गलती से इनकरेक्ट कर दिया तो तुम्हें -1 मार्क्स भी मिल रहा होगा, तो तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स भी यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। और अगर तुमने क्वेश्चन को टच ही नहीं किया, मतलब तुम्हें सॉल्व ही नहीं करना है, उसमें तुम्हें 0 मार्क्स मिल रहा होगा। टोटल अब तुम खुद ही देखो, तुम्हें कोई 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, कोई मतलब अगर तुम कोर के हो तो तुम यहाँ सेक्शन A के 15 करोगे, इसके 35 करोगे, कितने हो गए टोटल, 50 क्वेश्चंस हो गए ना। तुम्हें 50 क्वेश्चंस ही करने हैं, ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। जो भी 50 है तुम्हें पूरे के पूरे 50 करने हैं। ऐसा नहीं कि मैम सेक्शन B2 का कुछ बन रहा है कर लेता हूँ, नहीं, तुम अलाउड नहीं होगा। तुम कोर के हो तुम्हें इस पर ही ध्यान देना है, ठीक है। सो टोटल 250 मार्क्स का हमारा एग्जाम हो रहा होता है। और अगर तुम्हें DU के नॉर्थ कैंपस में जाना है, BHU में जाना है, ऐसी बड़ी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हें एडमिशन लेना है, तो तुम्हें मैथ्स में 250 में से आराम से 210 220 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। तो हम जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है ना। सिलेबस के पहले तुम ये देख लो कि कंपटीशन कितना बड़ा है। 2025 में 4,72,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था, इतने बच्चे अपीयर हुए थे, और 250 में से 243.7 मार्क्स हाईएस्ट गए थे। सिमिलरली 2024 की बात करें तो डेटा हमारे पास है, 4,86,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, अराउंड 3,89,000 अपीयर किए थे बच्चे, एंड पूरे 200 में से 200 मार्क्स 2024 में हाईएस्ट जा चुके थे। 2026 मतलब अगर मैं इस साल की बात करूं तो अभी तक रजिस्टर्ड इतने बच्चे हैं, एंड आगे का डेटा मैं तुम लोगों को जल्दी दे रही होंगी, जिससे एग्जाम हो जाएगा, हमें पास लिस्ट आ जाएगा, तो ये वाला डेटा भी तुम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तुम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि हर साल कंपटीशन हमारा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो 2027 में कंपटीशन इससे भी दुगना होने वाला है। और इतने हाई कंपटीशन में अगर अभी आप क्लास 12 के हो, या फिर आप सोचो कि मुझे क्लास 12 हो गया, ड्रॉप लेना है, तो मैथ्स का सिलेबस बढ़िया तरीके से आपको पता होना चाहिए। तब तो जब पता ही नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे।
राइट। सो लेट अस सी कि हमारे सिलेबस क्या होता है। तो अब इस सिलेबस में तुम्हारे पास टोटल 6 यूनिट्स होते हैं, स्टार्टिंग विद अलजेब्रा, फिर आ जाता है कैलकुलस, फिर प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इन जितने भी 6 यूनिट्स है इसको एक एक करके बढ़िया तरीके से हम देख रहे होते हैं ना। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास यूनिट रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसके अंदर 2 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट इज रिलेशन एंड फंक्शंस, सेकंड इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस में तुम्हारे पास बेसिक जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंड इसी के अंदर आ जाता है कितने 1 1 है, कितने ऑन टू फंक्शंस होंगे, ये भी इस चैप्टर के अंदर आ रहा होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के अंदर तुम्हें बेसिक चीजें जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नो का रेंज क्या है, डोमेन क्या है, ट्रांजिशन कैसे करते हैं हम, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स को एक्स कब लिखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का क्या मतलब होता है, ग्राफ्स क्या होते हैं इनवर्स फंक्शन के, ये सब हमें पता होना चाहिए है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, सो यूनिट 2 इज अलजेब्रा, जिसके अंदर आते हैं 2 चैप्टर्स विच इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अलजेब्रा कैरी करता है, अलजेब्रा सबसे पहली बात तो इजी होता है। तुमने अगर 12th पढ़ रखी है तुम्हें पता होगा, और तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम अब जैसे जाओगे ना, मैं तुम्हें खुद बता दी हूँ, चैप्टर 3 में तुम्हें इतना मजा आने वाला है, कुछ करना ही नहीं। तुम्हें अगर नॉर्मल बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आता है, तुम्हारा ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर। तुम देख सकते हो सिलेबस इज प्रिटी मच सिमिलर टू दैट ऑफ क्लास 12th ओनली, बस कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि सीयूटी में थोड़े से डेप्थ में आ रहे होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 होता है हमारे पास कैलकुलस, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ यूनिट्स कवर होते हैं। तो यूनिट 3 के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स होते हैं, स्टार्टिंग विद सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं आ जाता है इंटीग्रल्स, एंड इंटीग्रल्स के बाद वी हैव एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाउ ये पांचों के पांचों चैप्टर बहुत मेजॉरिटी ऑफ रोल प्ले कर रहे होते हैं क्लास 12 में भी, क्लास 12 के बाद सीयूईटी के भी अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। नाउ वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है, क्योंकि अगर तुमने ये पढ़ लिया तुम्हें ये बहुत आसान लगेगा, क्योंकि 3D ज्योमेट्री में ज्यादा कुछ नहीं है, वेक्टर का ही एप्लीकेशन है। तो वेक्टर में जैसे वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, देन इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सपोज तुम्हारे पास 2 लाइंस है, तुम्हें उसका एंगल फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि तुम्हारी 12th क्लास में वन ऑफ द फेवरेट यूनिट्स में से एक होने वाली है। और साथ में ही सीयूईटी के अंदर भी इसके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे तुम्हें ग्राफिकली रीजन निकालना पड़ेगा, कर्व बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, जो तुम्हारे पास रीजन है वो फीसिबल, इनफीसिबल है, एंड सो ऑन। एंड देन आ जाता है हमारे पास आखिरी चैप्टर विच इज प्रोबेबिलिटी, जिसमें तुम्हें बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी। एंड यहाँ पर साथ में तुमने क्लास 12 में पढ़ा होगा हाउ टू फाइंड मीन, हाउ टू फाइंड वेरिएंस, हाउ टू फाइंड व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि क्लास 12 में पढ़ाए जाते हैं बट यहाँ पर नहीं आते हैं। ठीक है, चलो सो ये हो गई हमारी सिलेबस के बाद पैटर्न समझ में आ गया, सिलेबस समझ में आ गया, क्यों करना है समझ में आ गया, लेकिन करना कैसे है ये है एक इंपॉर्टेंट चीज। देखो क्लास 12 में जब तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हारा फोकस होता है तुम्हें बोर्ड के एग्जाम्स को बढ़िया तरीके से क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है ना। बोर्ड के एग्जाम्स में तो क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, 5 मार्क्स के 6 मार्क्स से होते हैं ना। तो उस केस में हम क्या कहते हैं ना, हम प्रॉपर लिखना सीखते हैं। लेकिन सीयूईटी होता है 100% एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि तुम्हें 1 घंटे के अंदर करने होते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब तुम्हें एमसीक्यू करना है। अब तुम खुद ही सोचो 50 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर, मतलब एक क्वेश्चन के लिए अराउंड 1 से 1.2 मिनट्स, कैसे पॉसिबल है, और वो भी मैथ जैसे सब्जेक्ट में जिसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक सही स्ट्रेटेजी, सही लोगों के साथ सही डायरेक्शन में आज से ही पढ़ाई शुरू करें। अगर तुम क्लास 12 में अभी गए हो, दिस इज अ साइन फॉर यू कि सीयूटी की पढ़ाई बेटा आज से ही शुरू करो। और अगर तुम्हारा क्लास 12 हो गया है फिर तुम्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है, सो मेक श्योर करना है कि अभी से हम लग रहे हैं सीयूटी की तैयारी के लिए 101% एनर्जी के साथ। ठीक है, सो हम यहाँ पे बात कर लेते प्रिपरेशन कैसे करना है। तो प्रिपरेशन के लिए सीयूईटी 27 के लिए आरएम बैच आ चुका है, जिसमें तुम्हें प्रॉपर 100% गाइडेंस दी जाएगी। ऑल्सो यहाँ पर सीयूईटी का महापैक भी है साइंस डोमेन के लिए। मैं तुम्हें सिर्फ साइंस का एग्जांपल दे रही हूँ, चाहे तुम कॉमर्स के हो, चाहे तुम ह्यूमैनिटीज के हो, मैथ्स के लिए अगर तुम्हें चाहिए, सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट बैचेस। तुम अगर डे 1 से शुरू करोगे, तुम्हारी प्रिपरेशन ऐसा होता है ना, तुम्हारी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। प्रिपरेशन 1 महीने पहले तक भी बच्चा करता है,
6 महीने पहले तक भी करता है। लेकिन अगर तुमने प्रिपरेशन पूरा प्रॉपर 1 साल की है तो तुमसे बेहतर वहां पर कोई नहीं होने वाला है। तुम देख सकते हो कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत है, तो इतने टफ कंपटीशन में तुम्हें बेस्ट बनना पड़ेगा और बेस्ट बनने के लिए कड़ी मेहनत लगती है। तो तुम मेहनत अकेले कर सकते हो, वेल एंड गुड। तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरे को गाइडेंस चाहिए है, दिस इज अ बैच फॉर यू, यू कैन ज्वाइन यूजिंग कोड NSTEM। मैं जल्दी से बता देती हूँ इस बैच में एनरोल करने का तरीका। तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले जाना है करियरसेडा की वेबसाइट पर। यहाँ पर तुम्हें मेरी वेबसाइट मिलेगी, ऑल कोर्सेज में जाएंगे। सपोज तुम CUET साइंस के हो, जैसे ही तुम यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तुम्हें दिख रहा होगा आरंभ बैच आ चुका है, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन बाय नाउ, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो NS10, आप यहाँ पर देख सकते हो आपको कितने रुपीस का डिस्काउंट भी मिल रहा है, और ये डिस्काउंट सिर्फ इस कोड के थ्रू मिल रहा होगा। एंड ट्रस्ट मी, पूरा मेरा मेंटोरशिप रहेगा आप लोगों के लिए जब तक आपका CUET का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है, ठीक है। सो यस बच्चों, दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग कौन से डोमेन में हो, लाइक आप कोर के हो या फिर आप अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट हो, और क्या तुम CUET के लिए तैयार हो फॉर CUET 2027। इसी के साथ लेट्स एंड दिस वीडियो ओवर हियर। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।